ये इंडिया है मेरे दोस्त, यहाँ सिर्फ इंडियन कंपनी से बिजनेस नहीं करती। गूगल इंडिया, अमेजॉन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, आईबीएम इंडिया, एसेंचर इंडिया, डेलॉइट इंडिया, ये सब कंपनीज एक्चुअली फॉरेन कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट तो फॉरेन कंट्री में हुई लेकिन इंडिया में ऑफिसेज मेंटेन करती है, एम्प्लॉयज हायर करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब सवाल ये है, अगर कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या इंडियन लॉज उस पे एप्लीकेबल होंगे? और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आज डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनी under Section 2, Subsection 42 of the Companies Act 2013. Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. आज का टॉपिक बहुत प्रैक्टिकल और मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कनेक्टेड है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के एरा में फॉरेन कंपनीज इंडिया में कंटिन्यूसली ऑपरेट कर रही है। अब हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग टाइप की कंपनीज एग्जिस्ट करती है, जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और हर टाइप की कंपनी के लिए सेपरेट लीगल रूल्स और कंप्लायंसेस होते हैं। हर कंट्री अपने लॉज और रेगुलेशंस बनाती है, इसीलिए अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट करना चाहती है तो उसे अपने होम कंट्री के लॉज के साथ साथ होस्ट कंट्री के लॉज दोनों को ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है, बी इट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के लिए कंपनीज एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फेमा रेगुलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, टैक्स भरने के लिए इंडियन टैक्स लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा ना, गूगल पे पेनल्टीज, मेटा डेटा प्राइवेसी इश्यूज, अमेजॉन एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में बिजनेस करती है तो इंडियन रेगुलेटर्स जैसे एमसीए, आरबीआई, सीसीआई, इनकम टैक्स अथॉरिटीज उनके ऑपरेशंस मॉनिटर करते हैं। मतलब फॉरेन कंपनी भले ही इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, बट दे आर वेरी वेल रेगुलेटेड इन इंडिया इफ दे डू द बिजनेस इन इंडिया। सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी मींस ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन करती हूँ। प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली भी, जैसे Amazon इंडिया फिजिकली इंडिया में वेयर हाउसेज ऑपरेट करता है, मीनिंग फिजिकल प्रेजेंस। ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स का इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है और ये दोनों ही फॉरेन कंपनीज है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और मॉडर्न भी है। आज के डिजिटल एरा में कंपनी को इंडिया में फिजिकल ऑफिस होना जरूरी नहीं है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, मेटा, Amazon वेब सर्विसेज, ये कंपनीज डिजिटली इंडियन यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसीलिए इंडिया के जीएसटी प्रोविजंस, इनकम टैक्स रूल्स, डेटा रेगुलेशंस, फॉरेन कंपनी कंप्लायंसेस इनके लिए भी रेलेवेंट हो जाता है। अब इंडिया में बिजनेस करना है तो कंप्लायंस भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेन कंपनी जब इंडिया में आती है तो it has to intimate ROC by submitting documents such as Memorandum of Association, Articles of Association, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स लिस्ट, मेंबर्स लिस्ट, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद इन 30 डेज के अंदर फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फर्दर फॉरेन कंपनी को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। रूल सिंपल है बॉस, इंडिया में बिजनेस करोगे तो इंडियन अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हर फॉरेन कंपनी को ऑफिसेस के बाहर कंपनी का नेम डिस्प्ले करना होता है और ये भी मेंशन करना होता है कि कंपनी किस कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है। फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी तो कंपनीज एक्ट 2013 के रेलेवेंट प्रोविजंस उस पे भी अप्लाई होंगे। फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन लॉज ही अप्लाई नहीं होंगे। अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो तो इंडियन कंप्लायंसेस मैंडेटरी होगा। आज के ग्लोबल बिजनेस वर्ल्ड में क्रॉस बॉर्डर बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत कॉमन हो चुके हैं और इसी वजह से फॉरेन कंपनी कॉन्सेप्ट कंपनी लॉ के एक हाईली प्रैक्टिकल और मॉडर्न टॉपिक बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन कंपनी क्लियरली। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस, do let me know in the comments below, and for the notes on this topic do join my telegram group of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone, bye bye.